सभी को मेरा जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। और आज हमारे बीच में जो खास नए मेहमान जो आज पहली बार आरसीएम को देखने के लिए आए हैं, बिजनेस को समझने के लिए आए हैं, उन सब का विशेष कर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। मेरा नाम है संजीव गोयनका, मैं रहता हूँ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। मेट्रो सिटी है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और पार्ट टाइम आरसीएम करीबन आज से 18 साल पहले शुरू किया था। आज का टॉपिक है द स्टोरी ऑफ लेजेंड, स्टोरी ऑफ आरसीएम लेजेंड। तो मैं आज शुरुआत करूंगा आपसे कि थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड आपको साथ शेयर करूंगा कि आरसीएम बिजनेस से पहले मैं बड़ा ही फॉर्चुनेट था, बड़ा ही मैं भाग्यशाली था कि मैं एक संपन्न परिवार में जन्म लिया। मैंने संपन्न परिवार में जन्म लिया और कोई भी चीज की कमी नहीं थी। अच्छा रहन सहन मिला, अच्छा खाना पीना मिला, अच्छी एजुकेशन मिली, लग्जरी मिली, सब कुछ मिला मुझे। कोई चीज की कमी नहीं थी। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान का फतेहपुर शहर है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। और करीबन इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले ही हमारा परिवार जो है वो कलकत्ता शिफ्ट हो गया। वहां पर हमारी बहुत कई हवेलियां थी, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, जिसको छोड़कर पूरा परिवार हमारे दादाजी ने कलकत्ता लेके आ गए। और उसके बाद से कई पीढ़ियों तक हम लोग कलकत्ता में सेटल। बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ। और एक बार बताऊं, मन मारवाड़ी बोलने भी आवा है। कलकत्ता में हमारे परिवार ने बिजनेस बिल्ड किया, बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए। और मैं बचपन से ही मेरा स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। हम लोग का भरा पूरा परिवार था। मेरे फादर लोग करीबन 7 भाई, और 7 भाई का परिवार एक साथ हम लोग रहते थे कलकत्ता। करीबन 60-70 लोग की फैमिली एक साथ रहती थी। साथ एक ही किचन था, एक ही घर था, जिसमें पूरा परिवार हम लोग रहते थे। और इसीलिए जॉइंट फैमिली में रहने के कारण मेरे जो संस्कार हैं, मुझे जो शिक्षा मिली है, वो बहुत अच्छी मिली है। और मुझे उसकी वैल्यू मालूम है कि जॉइंट फैमिली की वैल्यूज क्या होती है। और हमारा आरसीएम परिवार भी क्या है, एक जॉइंट फैमिली की तरह है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली में ही, एक जॉइंट फैमिली में मैं अपनी लाइफ जी रहा हूं अभी, आरसीएम की लाइफ। बचपन से बहुत स्पोर्ट्स में रुचि थी। बचपन से मैं काफी क्रिएटिव था। बचपन में काफी ड्राइंग्स करता था, पेंटिंग्स करता था। बहुत छोटी उम्र से, 5-6 साल की उम्र से मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, स्केचेस बनाए हैं। मैं किसी भी व्यक्ति को अगर मेरे सामने बैठा हो तो मैं हाथों हाथ उसका पूरा स्केच बना सकता हूँ। बचपन में स्पोर्ट्स में काफी रुचि थी। सब तरह के स्पोर्ट्स खेलने में। हम लोग इतनी बड़ी फैमिली थी कि इतने सारे हम लोग भाई थे कि हमें किसी भी गेम के लिए बाहर के प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग भाई लोग क्रिकेट खेलते तो हमारी टीम अपने भाइयों में हो जाती थी। फुटबॉल खेलते तो उससे भाइयों में होती थी। यानी हमें कभी किसी बाहर के लोगों की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग भाई आपस में बहुत खेलते थे। मैंने हर तरह का स्पोर्ट्स खेला। मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बिलियर्ड, स्नूकर, टेबल टेनिस, कोई गेम नहीं छोड़ा। मैंने स्टेट लेवल का भी गेम खेला है। टेबल टेनिस में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, ना, स्नूकर, बिलियर्ड में मैंने स्टेट लेवल तक के मैचेस जीते हैं। और उस जीतने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। वो जो मेरी सोच थी, उसकी वजह से मैं बढ़ा कैसे।
मैं हमेशा स्पोर्ट्स में मेरा एक ही टारगेट होता था कि मुझे अपने से कमजोर प्लेयर के साथ नहीं खेलना है। मैं हमेशा अपने से जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते थे उनके साथ खेलता था, जिससे मेरा गेम जो उसके लेवल तक जाने लगता था। अब कमजोर प्लेयर के साथ खेलने से गेम खराब होता है और अपने से स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ खेलने में गेम आपका अच्छा होता है। तो शुरुआत में हर गेम में मैंने ऐसा ही किया। तो अच्छे जो प्लेयर होते थे शुरुआत में मैं उनसे बहुत आराम से हटता था, एक भी मुझे पॉइंट लेने देते नहीं थे वो। धीरे धीरे मेरा गेम जो सुधरता गया, मैं 2-4 पॉइंट लेने लगा, फिर 10 पॉइंट, फिर 20 पॉइंट। ऐसा करते करते धीरे धीरे मैं उनकी बराबरी करने लगा, फिर मैं उनको हराने लगा। बाद में ऐसा होता था कि वो मुझसे बहुत बुरी तरह हारने लगे। ये मेरा शुरू से नेचर रहा है कि कभी भी कमजोर प्लेयर के साथ मत खेलो, हमेशा अपने से स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ खेलो। और ये जो मेरा बचपन का जज्बा था, इसने मुझे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाया। क्योंकि वो सिर्फ एक गेम नहीं था, वो आपका एक कैरेक्टर था, वो आपकी मानसिकता थी। और इसीलिए धीरे 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 मैंने, परिवार में पैसा था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन मैंने बचपन में ही तय कर लिया था कि मैं जिंदगी में जो भी करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा, किसी की सहायता से नहीं, ना परिवार के सपोर्ट के से कुछ करूंगा या किसी रिश्तेदार की सपोर्ट से करूंगा। जो भी करूंगा मैं अपने बलबूते पर करूंगा। इसीलिए मात्र जब मैं 10th क्लास में था ना, 10th स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और मैंने बचपन से ही अपने पैसे जोड़ने शुरू किए। क्योंकि देखिए, मैं बिजनेस फैमिली में जन्मा हूं, तो बचपन से एक ही सपना था, एक ही ड्रीम था कि बिजनेस करना है। नौकरी का तो कोई चांस ही नहीं, कभी दिमाग में भी नहीं आया कि नौकरी करनी है या कुछ और करना है। एक ही लक्ष्य था, बिजनेस करना है, बड़ा होकर बिजनेस नहीं करना है। और वही माहौल था, वही देखा था, तो मैंने बचपन से ही जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी उससे मैंने अपने पैसे जमा करने शुरू किए। और 1982 में 10 स्टैंडर्ड में मैं 14-15 साल का था, तो मैंने उस 10,000 रुपये जमा हुए, उससे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, खुद का बिजनेस। वो बिजनेस था जनरेटर का। उस समय नया नया आया था होंडा यामा जनरेटर, छोटे छोटे जनरेटर आया करते थे। मैंने उसका बिजनेस शुरू किया, बहुत मार्केटिंग की, हर दुकान जाता था, ऑफिस जाता था, मतलब पूरे ग्राउंड लेवल पर हर जगह मैंने जाकर जनरेटर बेचा। क्योंकि लक्ष्य एक ही था कि जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है, किसी के सहायता से नहीं करना है। इसलिए ग्राउंड लेवल पर गया, मार्केटिंग की, बहुत बेचा, हजारों जनरेटर बेचे, बहुत पैसा कमाया। बाद में मैं उसका होलसेलर बन गया। मैंने उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, सब जगह जनरेटर बहुत सप्लाई किया। फिर मैंने एक और बिजनेस चालू किया, इलेक्ट्रिकल का बिजनेस। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने इलेक्ट्रिकल्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने शुरू किए, सप्लाई शुरू किया, करोड़ों करोड़ों के बिजनेस किया, उससे भी बहुत पैसा कमाया। फिर मैंने अपना घर बनाया, गाड़ी ली, अपनी ऑफिस बनाया। उसकी जो इंटीरियर डिजाइनिंग भी है वो भी मैंने खुद की, क्योंकि बचपन से मैं क्रिएटिव था, तो मुझे किसी का डिजाइन पसंद ही नहीं आता। मैंने ही अपना ऑफिस का डिजाइन किया, मैंने ही अपने घर का डिजाइन किया, फर्नीचर बनाया, लोगों को पसंद आने लगे। रिश्तेदारों के मेरे पास रिक्वायरमेंट आने लगी कि आप हमारा घर भी डिजाइन कर दीजिए, हमारा ऑफिस भी डिजाइन कर दीजिए। तो ऑब्लिगेशन में 2 दिन मैंने किया, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड आने लगी, मैंने सोचा इसका भी बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। मैंने बाद में इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनियों के मैंने बहुत काम किया,
है ना, उनके शोरूम, उनके ऑफिसेज, बड़ी बड़ी ऑफिसेज, उनके घर। 1995 में आप देखेंगे जितने भी मोबाइल फोन के शोरूम हुए थे, जब 1995 में जब पहली बार मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था, तो कमांड और बड़ी बड़ी कंपनी थी, मोदी टेलेस्ट्रा, उन सब के बड़े बड़े शोरूम मैंने बनाए, साइबर कैफे, रेस्टोरेंट्स, उसमें भी बहुत पैसा कमाया। बाद में हमारे क्लब का एक इवेंट था, जिसको मेरे को जिम्मेदारी दी गई कि उस इवेंट को आपको मैनेज करना है। मैंने उस इवेंट को मैनेज किया और ऐसा मैनेज किया कि सब लोग अवाक रह गए, सबकी आंखें बाहर आ गई कि ऐसा भी इवेंट हो सकता है। उसके बाद मेरे पास इवेंट के लिए भी लोगों के कॉल आने लगे, लोग मुझे बुलाने लगे। तो पहले कुछ ऑब्लिगेशन में, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि टाइम देना है तो इसका भी धंधा चालू कर, मैंने उसका भी बिजनेस चालू किया। इस ढंग से मैंने जहां जहां मौका मिला, ऐसे कई तरह की बिजनेस में, कई तरह की इंडस्ट्री में मैंने अपने आप को टेस्ट किया, और भगवान की दया से मैं हर जगह बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत कम समय में बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर 2003 में मेरे पास आरसीएम आया, और आरसीएम बड़ा एक्सीडेंटली आया, क्योंकि ये बिजनेस मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया। मेरे जीजा जी ने मुझे इस बिजनेस में जबरदस्ती ज्वाइन करवाया, और किसी साले की मजाल नहीं है कि जीजा को ना कर। तो सच बताऊं, आज भी यहां पर बहुत सारे साले फंसे हुए हैं। लेकिन उसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे जीजा जी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनका उनका जो बेटा है वो कहीं पर, उनके दोस्त का बेटा कहीं पर ट्यूशन करता था, और उसके जो टीचर थे वो आरसीएम में ज्वाइन थे। उसने उस स्टूडेंट को करा दिया, उनके दोस्त के बेटे को। बेटा जब ज्वाइन होकर घर आया तो संयोग से मेरे जिया जी उसके घर गए हुए थे, क्योंकि उसके पापा उनके दोस्त थे। तो उसने जीजा जी को ज्वाइन करा दिया ऑब्लिगेशन में। अब देखिए कितना बड़ा संयोग देख लिया, जिसको बोलते कोइंसिडेंस, है ना। जिस दिन जिया जी ज्वाइन हुए उसी दिन मैं उनके घर गया हुआ था। वो वहां से ज्वाइन के आए, अपने घर आए तो देखा मैं बैठा हुआ हूं। उनको लगा कि मुर्गा मिल गया है। उन्होंने मेरे पास आए, न मुझे कंपनी का नाम बताया, न प्लान बताया, न कुछ सिस्टम बताया। सीधा मेरे सामने एक फॉर्म रखा और बोला चल साले साइन कर। और किसी साले की मजाल नहीं है कि जीजा को ना कर। तो शुरुआत में ऐसा ही होता है। शुरुआत में आरसीएम बिजनेस में, इस तरह के बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता, क्योंकि आरसीएम का सिद्धांत है कि आरसीएम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता है। जो भी आता है वो ईश्वर और खुदा की मर्जी से इस बिजनेस में आता है। मैंने भी जिया जी के सम्मान रखने के लिए फॉर्म भर दिया। उन्होंने मेरे हाथ में एक काला बैग दिया और बोला कि 2-4 लोगों को जोड़ लेना। मैंने मन मन में हंसा, मन मन को ऑब्लाइज करने के लिए ठीक है। मैं घर आया और उस बैग को, जो उस वक्त काले बैग में 3 पैंट और 3 शर्ट आते थे, एक ही प्रोडक्ट था से, मैंने उसको ऐसे कोने में छुपा कर रखा कि वो मुझे जिंदगी में कभी वापस नजर नहीं आए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इस तरह के बिजनेस से मुझे बहुत घृणा थी, नफरत करता था इस तरह के बिजनेस से। न पहले कभी किया था, न करने की जरूरत थी, और साथ में मुझे ऐसा लगता था कि इस तरह का बिजनेस जो है वो छोटे मोटे लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं, बेरोजगार लोग करते हैं, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, वो लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं। और इसीलिए न करने का इरादा था और न कभी सोचा कि ऐसा बिजनेस करूंगा। और इस तरह से मैं आरसीएम को भूल गया। करीबन 3-4 महीने तक मैंने आरसीएम में कोई काम नहीं किया और न करने का इरादा, भूल चुका था। लेकिन 3-4 महीने के बाद
3-4 महीने के बाद में वो किट मेरे सामने आई। घर की सफाई में किसी ने कुछ निकाला होगा तो वो किट सामने आई, और उस किट के अंदर मैंने खोल के देखा कि क्या है। खोल के देखा तो उसके अंदर निकले 3 पैंट और 3 शर्ट, और साथ में एक कागज निकला, एक पेपर था जिसमें आरसन का प्लान लिखा हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट। उस जमाने में कोई टूल्स होते नहीं थे, कुछ टूल्स भी नहीं होते थे। ब्लैक एंड व्हाइट में एक पेपर में खाली आरसन का प्लान लिखा हुआ था, और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिया हुआ था कि कैसे कैलकुलेशन होता है, और अंत में एक लाइन लिखी हुई थी लास्ट में कि जो पौधे पेड़ की छाया में रहते हैं वो पौधे कभी पेड़ नहीं बन सकते, जो पौधे पेड़ की छाया में रहते हैं वो कभी पेड़ नहीं बन सकते, और जो पौधे हर गर्मी, हर सर्दी, हर बारिश, हर आंधी तूफान को सहते हैं वही सबसे बड़ा पेड़, वही सबसे बड़ा वृक्ष बनता है। बात में तो दम है। लिखे नीचे लिखा हुआ था बाई टीसी छागा जी। बात में दम। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागा, कपड़ा देखा तो मैंने बोला चलो रिसर्च करते हैं किस तरह का बिजनेस, क्या भला है। मैंने अपना कंप्यूटर निकाला। देखिए जिंदगी में मैंने कभी कोई चीज सीखी नहीं, कभी कोई चीज का मैंने कोई फॉर्मल कोर्स नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने कंप्यूटर सीखा तो अपने आप सीखा, मैंने कोई स्पोर्ट सीखा तो अपने आप सीखा। मेरा हमेशा अपने आप से मैं चैलेंज करता था कि पहले मैं अपने आप को सिखा सकता हूं कि क्या मैं अपने आप सीख सकता हूं कि बिना किसी की सहायता। मेरा जिंदगी का एक ही असूल था कि बिना किसी की सहायता के, हेल्प के, पहले खुद अपनी क्षमता को टेस्ट कर। और इस तरह से ना मैंने पेंटिंग सीखी, ना ड्राइंग सीखी, सब अपने आप। तो मैंने अपना कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर खोल के इस बिजनेस के बारे में पूरी एनालिसिस की, इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। उसके बाद जब मैंने देखा, रिसर्च किया, तो पता चला कि ये बिजनेस कोई नया बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस बहुत पुराना बिजनेस है। इस तरह की इंडस्ट्री जो है करीबन ना 1959, 1954 से ये बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है। अमेरिका इस बिजनेस का किंग है। पता चला कि इस बिजनेस का जो है बिलियन बिलियन डॉलर में इस बिजनेस का पूरे इंडिया वर्ल्ड में टर्नओवर हो रहा है। पता चला अमेरिका में करीबन ना 25-30% लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं इंडस्ट्री में। यूरोप में करीबन 13-14% है ना। कोरिया में, उस समय कोरिया में भी होता था, कोरिया में करीबन 10-11% आ चुके हैं। इस ढंग से 125 देशों में इस तरह का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चली है, लेकिन हमें पता ही नहीं, मुझे भी नहीं था, और आज भी लोगों को पता नहीं। वाह कमाल है, हमें पता ही नहीं। और इतना बिलियन डॉलर का टर्नओवर है, पता नहीं। पता चला कि दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने, टॉप इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों ने ये घोषणा की, उन्होंने रिसर्च करके ये स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले सदियों में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जो होगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगा। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी सेक्टर हैं, उससे कहीं ज्यादा पर एनम ग्रोथ जो है वो सबसे बड़ी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसके हिसाब से उनको लगा कि इस पॉइंट आकर दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और रिसर्च किया और उसके अंदर घुसा मैं, और घुसने के बाद पता चला कि ये इंडस्ट्री इतने सालों से चल रही है और सक्सेसफुली चल रही है, और इंडिया में अभी तक क्यों नहीं। तो पता चला इंडिया में बहुत लेट से बिजनेस आया, बहुत देरी से। करीबन 1995-97 के आसपास ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में एंट्री ली सबसे पहले। और शुरुआत में जो है
दो तीन कंपनियां अच्छी थी, बहुत सारी कंपनियों ने इस सिस्टम का मिसयूज किया, इसका गलत फायदा उठाया, गलत कंपनी आ गई। इसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है जैसा होना था वैसा हुआ नहीं। और जब मैंने इंडिया में इसका देखे क्या स्कोप है, मैंने कंप्यूटर में बहुत अच्छी कई रातें लगाई, मैंने इसको एनालिसिस की कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री भविष्य में कहां जा सकती है, इसकी इंडिया में क्या ग्रोथ हो सकती है, भारत के लोगों की डिमांड क्या है, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो कौन सा प्रोडक्ट का कितना मार्केट शेयर है। और जब मैंने पूरा स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए जो डेटा मेरे सामने आया, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, मेरा दिमाग बूम, जो डेटा आया उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। और उसी दिन मुझे पता चल गया कि जिस बिजनेस को मैं छोटा मोटा समझ रहा हूं, जिस बिजनेस को मैं घृणा करता हूं, आने वाले समय में इंडिया में भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें नंबर 1 पे होगा आरसीएम बिजनेस। और अब थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग चेंज होना शुरू हुआ, थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बना, लेकिन अभी भी डाउट था। मैं बोला थोड़ा और रिसर्च करते और जानते हैं बिजनेस के। मैं बोला चलो पहले आरसीएम कंपनी को समझते, चलो ये इंडस्ट्री तो जाएगी, लेकिन इस कंपनी में दम है या नहीं। मैंने कंपनी के बारे में पता चला 1977 से भारत की टॉप 5 टेक्सटाइल कंपनी, कैश रिच कंपनी है, कोई लायबिलिटी नहीं है, अच्छी गुडविल है, अच्छी रेपुटेशन है, इनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद की बड़ी बड़ी मिलें हैं, और मार्केट में इनका एक अच्छी ब्रांड इमेज है। दम है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस बिजनेस में लगी कि वो है इस कंपनी के मालिक, उनके उद्देश्य। जब मैंने देखा कि कंपनी के जो चेयरमैन है उस क्या उद्देश्य से उन्होंने ये बिजनेस की शुरुआत की, तो पता चला कि उद्देश्य क्या है। आर्थिक आजादी का अभियान, नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, हरित क्रांति। उद्देश्य ऐसे हैं, ऐसे महान उद्देश्य जिसको सोचने के लिए भी कलेजा चाहिए। और एक इंसान ऐसे उद्देश्य के साथ में इस सिस्टम के द्वारा भारत का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, उत्तम है। और बचपन से ही मेरी एक ख्वाहिश थी कि बचपन में एक मैंने स्कूल में जब था तो एक मुझे हमें कहानी सुनाई गई थी, एक महान व्यक्ति की आत्मकथा सुनाई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि देश ने आपको क्या दिया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने देश को क्या दिया। और तब से मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे अपने देश, अपने समाज, भारत के लिए अपना भी कुछ योगदान देना है उसके विकास में। मुझे लगा यही वो प्लेटफॉर्म है। मुझे इस बिजनेस में पैसों से ज्यादा अट्रैक्शन लगा, वो था समाज सेवा और देश सेवा। और तब मुझे लगा कि ये बिजनेस करना चाहिए। और आज इस ऐसे उद्देश्य को सोचने के लिए भी कलेजा चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ता है, जब जब इस धरती पर घोर अन्याय बढ़ जाता है, तो हमेशा ईश्वर किसी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उस अत्याचार और अन्याय को खत्म करता है। इतिहास गवाह है, रावण को मारने के लिए राम के रूप में आया, कंस को मारने के लिए कृष्ण के रूप में आया, भारत को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के रूप में आया, और भारत को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा जी के रूप में आया। बोला जिसके इतने अच्छे उद्देश्य हैं
उसको तो करना ही चाहिए। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि यस, मैं आरसीएम बिजनेस करूंगा, जरूर करूंगा। अब इरादा तो हो गया, लेकिन सोचने में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। हम सोचते बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन यथार्थ, रियलिटी, जब मेरे सामने रियलिटी है कि जब मैंने देखा करना है, अब मैंने जब ग्राउंड लेवल पे उतरा, पूरा देखा, तो पता चला कि अभी तो आरसीएम में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, केवल एक प्रोडक्ट है, पैंट और शर्ट के पीसेस। उसके बाद कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है कलकत्ता में, कोई डिपो नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं, न कोई अचीवर है, न कोई मीटिंग होती है, न कोई सेमिनार होती है, न काउंसलिंग होती है, न कोई टूल्स है, न कोई वीडियो, न कोई ऑडियो, न कोई पैम्पलेट्स, न कोई कैटलॉग, न कोई प्लान बुक, कुछ नहीं, न कोई समझाने वाला, न कोई सपोर्ट करने वाला। जो भी कुछ करना था अकेले करना था। तो चैलेंजिंग था, और चैलेंज लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब जीरो से कोई चीज की शुरुआत करनी होती है तो उसका मजा ही अलग होता है। मैंने चैलेंज लिया, और मुझे एक बात याद है, एक कहानी है, सच्ची घटना है, ध्यान से सुनिएगा। कि आज से करीब बहुत साल पहले दो फुटवेयर कंपनियां थी, जूते बनाने वाली कंपनियां थी। दोनों में आपस में बहुत कंपटीशन हुआ करता था। तो एक बार एक जूते बनाने वाली कंपनी ने अपने एक मैनेजर को एक आइलैंड पे भेजा, एक टापू पे, बोला जाके पता लगाओ कि वहां पर जूते चप्पल का मार्केट कैसा है। जब उस टापू पे पहुंचा तो वहां उसने जाके देखा कि उस आइलैंड में कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा मायूस होकर कंपनी में फोन किया, बोला सर, यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई मार्केट नहीं है, यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके कंपटीशन में जो दूसरी कंपनी थी उसको भी पता चला, तो उसने भी अपने मैनेजर को बोला जाके वहां सर्वे करके आओ। वो गया वहां पर उस टापू पे, वहां जाके उसने देखा कि कोई जूते चप्पल पहनता नहीं, लेकिन वो खुश हो गया, बड़ा एक्साइटेड हो गया। वो बड़ा खुश होकर कंपनी को इन्फॉर्म किया, बोला सर, यहां पर अभी तक किसी ने जूते चप्पल पहनना शुरू नहीं किया है, यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, एक दिन सबको जूते चप्पल पहना देंगे और सबसे बड़ा बिजनेस करेंगे और नंबर 1 कंपनी बनेगी। और वैसा ही हुआ, वो कंपनी नंबर 1 है। तो मैंने भी देखा कि अभी कलकत्ता में, अभी बंगाल में, यहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार मुझे बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, एक बार मुझे बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे, लेकिन एक दिन वक्त आएगा कि हरे कृष्णा हरे हरे, आरसीएम बिजनेस हरे भरे। राज वैसा ही हो रहा है, घर घर में आरसीएम पहुंच रहा है, हाँ कि ना? अभी तो किसी घर में आरसीएम घुस गया उसको पता ही नहीं, ऐसे आरसीएम पहुंच रहा है। तो अब शुरुआत करनी थी, तो पता चला न डिपो है, न पिकअप सेंटर है, कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि चलो करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने आप को प्रिपरेशन किया कि इसके लिए क्या है, कोई टूल्स नहीं थे, तो अपनी प्लान फाइल मैंने कंप्यूटर में बनाई ना, कलर, और उसको, उस प्रिंट को मैंने बनाया, कई ऐसे बहुत सारे टूल्स बनाए, ऐसे प्रिपरेशन अपने आप में, कैसे प्लान दिखाना है, तैयार किया। और सारी प्रिपरेशन के बाद मैं इस बिजनेस में पूरा फील्ड में उतरा।
देखिए, जिंदगी में मैंने कभी लोकल सामान, इंडी सामान बहुत कम यूज करता था। आरसीएम बनने से पहले मैं जो भी यूज करता था वो बड़े ब्रांडेड और महंगे महंगे सामान यूज करता था, और मतलब वो भी इंपोर्टेड। मैं एक एक शर्ट पहनता था जिसकी कीमत होती थी 2,500, 3,000, 3,500। मेरे एक एक ट्राउजर होते थे 2,000, 3,000, 4,000। मेरे एक एक जूते होते थे 8,000, 10,000 के जूते होते थे। मेरे एक एक सूट, मैंने 50-50 हजार तक के सूट मैंने पहने। यानी जो भी कुछ, एक साबुन यूज करता था मैं 500, उसका दाम होता था 250 रुपये। कोरिया से आती थी इंपोर्टेड साबुन। शैम्पू यूज करता था 1,000 रुपीज का शैम्पू। यानी जो भी चीजें यूज करनी है ब्रांडेड और इंपोर्टेड। और मैंने देखा कि अगर आरसीएम में कामयाब होना है और लोगों को कामयाब करना है तो सबसे पहले मुझे इसके कपड़े पहनने पड़े, और मैं पहनने वाला हूं ब्रांडेड। आरसीएम में 3 पैंट और 3 शर्ट, वो भी रेडीमेड नहीं, पीस में है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। मैंने उसी दिन 3 पैंट और 3 शर्ट सिलवाने दिए। जब वो सिल के आए, वो दिन है और आज का दिन है। मैं आरसीएम के अलावा किसी और प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता। आज जो भी कुछ यूज करते हैं आरसीएम। आज आप मेरे पास जो भी देख रहे हैं सब आरसीएम का है। ये मेरा कोट आरसीएम का है, टाई आरसीएम की, शर्ट आरसीएम का है, हा? मेरे सॉक्स आरसीएम के हैं, जूते आरसीएम के हैं, अंदर में जो पहना हुआ वो भी आरसीएम का ही है। मैंने जो साबुन लगाया वो आरसीएम का, शैम्पू लगाया वो आरसीएम का, डीओ लगाया वो आरसीएम का, पेस्ट किया वो आरसीएम का, ब्रश किया वो आरसीएम का। और मेरे पॉकेट में जो पर्स है उसमें पैसा भी आरसीएम का, पर्स भी आरसीएम। आरसीएम आरसीएम आरसीएम, वो दिन और आज का दिन। तो अगर इस बिजनेस में आपको लीजेंड बनना है, लीडर बनना है, तो ध्यान रखो, प्रोडक्ट आपको 100% यूज करना ही पड़ेगा। नो कॉम्प्रोमाइज। मुझे याद है, मैंने जिंदगी में कभी बसों में सफर नहीं किया था, मैंने कभी लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया था, लेकिन आरसीएम के लिए पहली बार जिंदगी में अपने कंधों पर 5-10 किट लाद कर मैंने लोकल बसों में सफर किया, भीड़ में लटकते हुए। मैंने लोकल ट्रेन में सफर किया। कनाडा में लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि आप सिर्फ ना खड़े हो सकते हो, बाएं और दाएं हिल भी नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है, टाइट पोजीशन। ऐसे हालात में मैंने डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ना दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ना नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, ऐसे कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में सिलीगुड़ी तक 12 घंटे की जर्नी मैंने लोकल ट्रेन में की है, खड़े खड़े। जबकि मेरी हैसियत थी कि मैं अपनी कार में जा सकता था, जबकि मेरी हैसियत थी कि मैं फर्स्ट क्लास एसी में जा सकता था, लेकिन नो, बिजनेसमैन। दूसरा, मैं वही पैसा इन्वेस्ट करता हूं, वही टाइम इन्वेस्ट करता हूं जहां से रिटर्न आ सके। और अभी मेरी आरसीएम की बैलेंस शीट क्या थी, जी। तो मैंने सोचा कि इसके 2 फायदे। पहला तो मुझे आरसीएम का बैलेंस शीट, जितनी इनकम के उसी अनुसार अपने खर्चे को पालना है, ज्यादा अपना हाईफाई दिखाना नहीं है। भले मेरे पास हो, लेकिन आरसीएम मेरा 0 से है, तो उसके अनुसार बैलेंस शीट मेंटेन करनी। और जब मैंने जिंदगी में, मैं वहां पर होटल में रुकता था, होटल में बाहर जाते थे सिलीगुड़ी और कई ऐसे स्टेशन पर, तो 50 रुपये, 100 रुपए की डॉर्मेट्री में जाके रुकते थे, 100 रुपए की डॉर्मेट्री। जबकि मेरी हैसियत थी, मैं चाहता तो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल में रुक सकता था, मैं अफोर्ड कर सकता था,
सांस से सूचूम लेकर लोगों को बुला बुला कर मैं बिजनेस कर सकता था, लेकिन नो, क्योंकि लक्ष्य एक ही था, एक ही लक्ष्य था कि सबसे पहले वो सारे कष्ट, वो सारी पीड़ाएं मैं सहूंगा। अगर मैं सहकर उसको कामयाब हो गया तो भारत के हर आम आदमी को हम स्टार भी बना सकते हैं। डिपो नहीं थे, प्रोडक्ट नहीं थे। कितनी बार मैं बिहार में पटना में एक डिपो था, वहां से 10 फीट 15 फीट उठाकर माल लेके आता, और ऐसा होता था कि आने जाने में खर्च ज्यादा हो गया, कमीशन आया 500 रुपये। लेकिन नहीं, बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टमेंट, खर्च और इन्वेस्टमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। खर्च करने से उसका रिटर्न नहीं आता है, लेकिन इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आता है। क्योंकि मुझे मालूम था ये जो खर्च हो रहा है ये खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। एक दिन यही इन्वेस्टमेंट मुझे इतना ज्यादा रिटर्न देगा, इतना गुना रिटर्न देगा कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें पैसा खर्च करते करते थक जाएगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। और आज वैसा ही हो रहा है, वैसा ही। अब लोग क्या है, आज लोग के पास सब कुछ है। अब लोग जो है कई बार बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं कि मतलब पिकअप सेंटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर में पिकअप सेंटर है, इसलिए बिजनेस छोड़, वो अपने घर के नीचे पिकअप सेंटर खोज रहे हैं। याद रखो, जो अपने घर के नीचे पिकअप सेंटर खोज रहा है वो आरसीएम का स्टार भी नहीं बनेगा। जो अपनी कामयाबी के लिए, जो अपनी सफलता के लिए ना 50-50 किलोमीटर दूर जाकर भी मान लेगा, वही आरसीएम का स्टार भी बनेगा, वही आरसीएम का डायमंड। मुझे याद है कि मुझे कभी मैंने जिंदगी में कभी मैंने स्टेज में कुछ परफॉर्म नहीं किया था, न स्कूल में न कॉलेज में। मेरे को बहुत ज्यादा स्टेज फियर था, बहुत इंट्रोवर्ट था मैं। स्टेज फियर इतना ज्यादा था कि स्टेज में जाने के नाम से, वहां कुछ बोलने के नाम से मेरे होश उड़ जाते थे। जिंदगी में कभी नहीं। जब आश्रम की शुरुआत की तो अब ये तो बिजनेस बोलने का। एक बार अचानक एक मीटिंग में किसी ने मेरा नाम बोल दिया, मेरे तो होश उड़ गए। यूं मेरे माइक कांप रहा है, मुंह से शब्द निकल रहे हैं। मैंने से बोला मेरा नाम संजीव, उनका जय आरसीएम, भाग गया। लेकिन देखो, ये आरसीएम की ताकत है कि मुझे ये स्किल पता नहीं थी कि मेरे अंदर मेरी स्किल है। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, ऐसे चलेगा नहीं, लोगों को सबसे पहले मुझे ही सेमिनार करनी पड़ी, मुझे ही ट्रेनिंग देनी पड़ी, तो मैंने वो अपनी स्किल डेवलप की। और आज पूरी दुनिया में हजारों लोग, आरसीएम में हजारों लोग अपनी अंगली पर नचाते हैं। ये स्किल किसने डेवलप की? आरसीएम बिजनेस ने। इस बिजनेस में आने से पहले मेरा एकदम हाई सोसाइटी में उठना बैठना था। कभी लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उसके ज्यादा मेरा उठना बैठना नहीं था। लेकिन मैंने देखा, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, लोगों को कामयाब करना है, तो लोगों से रिलेशन बनाना पड़े, रिश्ते बनाने पड़े, लोगों को नमस्कार बोलना पड़े, दोस्ती करनी पड़ेगी, उनके अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा कि यस यू कैन डू। तो मैंने लोगों से रिलेशन बनाना चालू किया। मैं अपना सिद्धांत बना लिया, थंब रूल, कि अब
चाहे वो पहचान का हो, चाहे अनजान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, कुछ भी हो, चाहे स्ट्रेंजर हो, सबको मैं दोस्ती करूंगा, नमस्कार करूंगा। और उसके बाद से मैं किसी को नहीं छोड़ता। अब देखिए कैसे ये सक्सेस की जर्नी मेरी यहां से शुरू हुई कि मैंने, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में आप देखते हैं सामने वाले कंपार्टमेंट में लोग बैठते हैं, सामने वाली सीट पर आपके साथ बैठे रहते हैं, तो मेरा रूल है मैं सबको नमस्कार बोलता हूँ, खुद पहले बात चालू करता हूँ। तो ट्रेन में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, मेरे साथ जा रहे थे, तो मैंने उनको नमस्कार किया, नमस्कार। उन्होंने बोला नमस्कार। मैंने सर क्या नाम है आपका? उन्होंने अपना नाम बताया। कहाँ रहते हैं सर? उन्होंने अपना शहर का नाम बताया। बोला मैं भुवनेश्वर रहता हूँ, उड़ीसा में। क्या करते हैं आप? बोला एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में। ठीक है, वेरी गुड। बाद में उन्होंने भी मुझसे पूछ लिया आपका नाम क्या है? और हमें तो मौका चाहिए, कोई पूछे तो सही। चालू हो जाओ। बस उनकी पूछने की देरी थी, बाद में मैं जो चालू हुआ, उनको बिजनेस अच्छा लगा। बोले ठीक है करेंगे, एक बार आप उड़ीसा आना। अब देखिए स्ट्रेंजर, मैं उड़ीसा पहुंचा, भुवनेश्वर पहुंचा। अब देखिए वो स्ट्रेंजर है, अभी उसने ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कलकत्ते से 30,000 रुपए का माल लेकर भुवनेश्वर पहुंच गया, होटल बुक किया और उनको बोला कि आप बस एक काम करो, मुझे लोगों से मिलाओ, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20, 25, 50 लोगों से मिलाओ। पहले दिन उन्होंने मुझे 7-8 लोगों से मिलाया, 2-3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। 30,000 का माल है, ये बंदा भी ज्वाइन करेगा नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि अगर इसने लोगों से मिला गया तो ये सारा माल साफ होगा। और देखते देखते जो भी आता मैं उसको बोलता कि अपने 10 लोगों से मिलाओ, मैं यहीं पर हूं, सबसे बड़ा बिजनेस है दुनिया का, आपके पास ये मौका है, खोना नहीं है। उनको पूरा प्लान था सुबह से शाम तक। फिर वो 2 लोग से अगले दिन 10-20 लोग आने लगे, फिर 30-40-50 लोग आने लगे, फिर 100 लोग, फिर 200 लोग। सुबह 6 बजे प्लान शो करने बैठते, शाम को रात को 8 बजे तक, बाथरूम जाने का भी समय नहीं मिलता, ऐसा हो गया। और आज वो व्यक्ति स्टार एम्प्लॉय, कई का बिजनेस। अब बताओ वो आदमी है या इंडस्ट्री? इंडस्ट्री। याद रखो इस बिजनेस में एक व्यक्ति, एक इंसान नहीं होता है, वो इंडस्ट्री होता है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो आपको करोड़ों का टर्नओवर दे सकता है। इसी तरह एक और अनजान व्यक्ति से मुलाकात हुई, टकरा गया मैं कलकत्ता में, भीड़ हुए बाजार में, धक्का लग गया, उन्होंने मुझे धक्का मारा, मैंने उनको सॉरी बोला, झगड़ा नहीं किया, सॉरी बोला और नमस्कार किया। बेचारे बड़े आश्चर्य हो गए, ये कैसा बंदा है। तो उन्होंने पूछा भाई आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? मैंने बताया और बाद में उन्होंने पूछ लिया भाई साहब आप करते क्या? और हमें तो मौका चाहिए, कोई पूछ तो ले कि करते क्या। वो व्यक्ति था बिहार से, इंजीनियर, एसडीओ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, 50-60 हजार रुपए की सैलरी। मैंने उनको प्लान बता दिया, उनको पसंद आया, बुलाइए बिहार। बिहार गया, मुजफ्फरपुर, उनके द्वारा सेम कोर्स किट लेके पहुंचे, लोग से मिला। पहले दिन 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, अगले दिन 20 लोग, 25 लोग। मैं जो भी आता बोला कि 5 लोग से मिलाओ, मुझे 10 लोग से मिलाओ।
मैं आपके लिए ज्वाइन करूंगा। लोग लाते गए, पहले दिन 10, फिर अगले दिन 20, अगले दिन 50। हफ्ता जाते आते 5-6 दिन आते तो एक एक दिन में 200-200, 150 लोग आने, जबकि दिखाने के लिए कुछ नहीं था। दिखाने के लिए सिर्फ एक ही चीज था, वो है हमारा विजन, हमारा आत्मविश्वास। इन आंखों में वो विश्वास और विजन देखकर लोग जो करते, पूरा खेल विजन का है। ये विजन जो है वो आपको कहां से कहां लेके जा सकता है, आपको सारे रास्ते दिखा देगा और अपने गोल तक पहुंचाता है। विजन। बहुत सारे लोग इसलिए इस बिजनेस को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास विजन नहीं होता। उनका दोष नहीं है, इस बिजनेस को, विजन को जिसको दिख गया, जिसको समझ में आ गया, वो इस बिजनेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। मेरा जैसा व्यक्ति सड़क पे उतर सकता है, इंजीनियर सड़क पे उतर सकता है, एक एडवोकेट सड़क पे उतर सकता है, ग्राउंड लेवल पे जा सकता है। आज वो व्यक्ति बिहार के स्टार एमराल्ड, 2 करोड़ का टर्नओवर। सोच, अब व्यक्ति है या इंडस्ट्री? सोच के। इसी तरह से बंगाल में दुर्गापुर में एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसको भी नमस्कार किया। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। पहले किसी कंपनी में क्या नाम, कुछ नुकसान खा के बैठे हुए थे, फेल्यूर हो गए थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं, दादा कोई बात नहीं, आपको नहीं करना ना, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ऐसे 5-10 लोगों का नाम दे दो या उनसे मिलवा दो जो इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। बोला ठीक। उन्होंने मुझे मिलवाया, पहले दिन 6 लोगों से मिलवाया, 3 लोग हाँ बोल दिए, दादा बोला है। फिर मैंने 3 लोगों को बोला कि आप बस 5-5 लोगों से मुझे मिलाइए, मैं यही रुकता हूं, आपका बिजनेस आज से हम लोग बिल्ड करना शुरू करते। फिर वो लोग लाने लगे, ऐसा ही करते करते अगले दिन 20-25, फिर 50, फिर 100, ऐसा करते 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 एक हफ्ते में 1,70,000 का बिजनेस। आज वो व्यक्ति स्टार रूबी है, स्ट्रेंजर। अब बताओ वो इंसान है या इंडस्ट्री? याद रखो, अगर कामयाब होना है बिजनेस में, लीडर बनना है, लीजेंड बनना है, तो याद रखो हर व्यक्ति के अंदर इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री। मेरे पास एक बार मोबाइल में एक मिस कॉल आया, रॉन्ग नंबर से फोन आया कि मिस्टर नायडू है क्या? मैंने बोला नायडू तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? बोला मैं विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ राजू। मैंने बोला अरे राजू भाई कहां थे इतने दिन तक, कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूं, कब से आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। बोला क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बोला कमाल करते हो राजू भाई, आपको पता नहीं नायडू के साथ में यहां गए थे, वहां गए थे, इधर गए थे, उधर गए थे, यहां वहां इधर उधर, वो भी कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि कहीं शायद मिले थे, दोस्ती हो गई। और एक दिन उन्होंने बात करते करते पूछ ही लिया कि भाई साहब करते क्या? और हमें तो मौका चाहिए, कोई पूछे तो सही करते क्या। चालू हो जाए। वो व्यक्ति स्टार बन रहा है। ऐसे कितने कितने, किसी को मैंने गाड़ी में लिफ्ट देकर उसको ज्वाइन करा दिया, वो टेक्निकल। किसी को मैंने किसी ना जो वीडियो गेम पार्लर होते हैं वहां पर, वो पूल खेलते हैं, पूल, वहां पर पूल खेलते खेलते किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया। ट्रेन में तो मैंने कई 100 लोग को ज्वाइन करा। इंडस्ट्री। याद रखो हर इंसान के अंदर इंडस्ट्री है। व्यक्ति मत देखो, इंडस्ट्री देखो। बम। सो इस तरह से करते 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 अब देखिए
जब तक मेरा विजन क्लियर नहीं था। क्या था? मेरा विजन जीरो था, मेरा नॉलेज जीरो था, विश्वास जीरो था, इसलिए टर्नओवर भी जीरो था, इनकम भी जीरो थी। लेकिन जैसे ही विजन क्लियर हुआ, जैसे ही विजन 0 से 100% पहुंचा, आज विजन 100% है, नॉलेज 100% है, बिजनेस बूम, इनकम बूम। तो ये क्या बोलता है कि जिस दिन आपका विजन, बिलीव लेवल, नॉलेज, एक्शन सब कुछ 100%, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता जाएगा, उतना जल्दी आप उस हाई लेवल के मुकाम पर पहुंच सकते हैं, बड़े अचीवर बन सकते हैं। इंडस्ट्री मैंने देखा कि यह बिजनेस में सबसे बड़ी चीज क्या है? सिस्टम, पैसिव इनकम। इस बिजनेस में मैंने देखा कि मैं जो भी तरह का बिजनेस अभी तक कर रहा हूं, हर तरह के बिजनेस में मैं करूंगा तो होगा, चाहे वो मेरा इलेक्ट्रिकल का बिजनेस हो, चाहे मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का हो, चाहे वेब मैनेजमेंट का हो, वो मेरा इंडिविजुअल स्किल पे है। मैं हूं तो बिजनेस है, नहीं तो नहीं। मुझे लगा कि ये बिजनेस में सिस्टम को खड़ा करना है, सिस्टम काम करता है, इसलिए सिस्टम, बिल्ड योर सिस्टम, बिल्ड योर सिस्टम। और ये सिस्टम ही आपको अच्छा लीडर बनाएगा। ये लीडर की जिम्मेदारी है कि सिस्टम को न केवल फॉलो करें, सिस्टम को स्टेब्लिश करें, सिस्टम को अपने रूट लेवल तक पेनिट्रेट करें,